Hello 9th class, welcome back to my YouTube channel Schooly Gyan, and today we are going to continue our question answer of chapter 2nd of economics, people as resource. As you know students, we have done 7 questions in earlier video, but there is a problem in visibility, so I have added a PDF file in this video, so you can click on that link and done your work in your copy. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारे 8 क्वेश्चन से। अभी तक इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो उससे रिलेटेड मैंने PDF फाइल जो ऐड कर दी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके वहाँ से जो अपना काम कर लेना कॉपी में। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क, मतलब जो वुमेन्स होती है, महिलाएं जो होती हैं, उन्हें कम पेड मतलब कम अमाउंट, कम वेजेस पे जो है क्यों उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, या वो कम वेजेस पे काम क्यों करती हैं। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो बेसिकली क्या होता है, सिंपल से कि जो एक तरह से हम लोग कंपैरिजन करें मैन और वुमेन से, तो जैसे फॉर एग्जांपल नाइट आवर्स में कई प्लेसेस पे जो है वुमेन्स काम नहीं कर सकती, वहाँ मैन काम कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करें कैपेसिटी एज अ वर्क, तो वहाँ पे वुमेन्स क्या होती हैं, कम काम कर पाएगी कंपेयर टू एज अ मैन। और जहाँ पे काफ़ी बर्डन वाला वर्क जिसको बोल सकते हैं हम लोग वेट वाला, मतलब जिसमें वेटेज ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है मैन जो ज़्यादा काम कर पाएगा कंपेरिजन वुमेन। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग कि लाइक क्या इसका एज अ एग्जैक्ट आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं आंसर। The wage distributions among men and women has been a major concern for society. तो अगर हम लोग बात करें वेज, तो यहाँ पे वेज किसके लिए बोला गया है, जो वेतन होता है मतलब सैलरी होती है, उसके लिए बोला गया है कि जो मैन और वुमेन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैलरी वगैरह का, या बोल सकते हैं वेतन वगैरह का, वो एक मेजर कंसर्न है, मतलब एक मेन प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्यों है वो, तो उसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ कि क्यों मेनली प्रॉब्लम है और क्या उसके बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है, बट आगे हम देखेंगे इसके आगे। वुमेन आर मोस्टली पेड लेस दैन वुमेन मैन, एंड वन major reason for this is meager education qualification of women। तो इसके पीछे मेन कारण क्या बताया गया है कम पे करने का या वुमेन्स को कम सैलरी मिलने का कंपेयर टू मैन, तो वो क्या है एजुकेशन, मतलब अल्प एजुकेशन, जिसको हम लोग अल्प शिक्षक भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन हम लोग लेके चलें जो काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है कि मैन के बजाय वुमेन को क्या है कम एजुकेट किया जाता है या उन्हें कम पढ़ाया लिखाया जाता है। तो उसका वो जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पड़ता है, सोसाइटी में पड़ता है, उनकी डेली लाइफ पे पड़ता है, उनके जो भी उनके एजुकेशन से रिलेटेड थिंग्स हैं उस पर पड़ता है। इसके साथ साथ उनके जो अर्निंग सोर्स है उस पर उनका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लाइन। दे आर द एम्प्लॉयड इन द सेक्टर विच डू नॉट प्रोवाइड दैम विथ प्रॉपर मैटरनिटी लीव्स, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स एंड अदर प्रोविजंस, एंड are also responsible for managing the household work। तो इसके पीछे कारण क्या बताया गया है, वो महिलाएं जो काम करती है अलग अलग सेक्टर्स में या अलग अलग जगह जो है एम्प्लॉयड होती है, तो उन्हें ना प्रॉपर तरीके का, ना ही तो कोई प्रॉपर मैटरनिटी लीव्स मिलती है और ना ही चाइल्ड केयर के बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ उन्हें वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो उनकी हाउस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी क्या होना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया, अगर कोई जॉब करने जाता है या नौकरी करने जाती है कोई महिला, तो उसको इन चीज़ों में क्या है इम्पैक्ट देखने को मिलता है या बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब वो चाहे वो मैटरनिटी लीव हो या हम लोग बात करें चाइल्ड केयर बेनिफिट्स हो या अदर कोई वर्क, इसके साथ साथ उन्हें घर का काम भी करना पड़ता है। नॉर्मल हम लोग हमारे आसपास भी देख सकते हैं कि जो महिला कहाँ काम करने जाती है बाहर, तो उसे घर पे भी आके काम करना पड़ता है। तो मतलब ये एक मेजर रीज़न बताया गया है जिसके कारण वुमेन्स जो है वो एज अ मैन के कंपेरिजन में क्या होता है, उनको वेजेस कम मिलता है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया, हैंस दे आर पेड लेस दैन मैन, इसी कारण क्या होता है उन्हें कंपेरिजन टू मैन और क्या होता है वेजेस कम मिलते हैं। स्किल इज़ अनदर रीज़न वाई वेजेस फॉर वुमेन्स आर लेस देन मैन। इसके साथ स्किल्स का मतलब हम लोग लेके चलें कि कौन चीज़ किस में माहिर है, किस में परफेक्ट है, मतलब अकॉर्डिंग टू फील्ड वाइज, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज, अकॉर्डिंग टू दियर कैपेसिटी वाइज,
कौन किस में ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, उन्हें वेजेस कम मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें कि जो वेट वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें ज़्यादा वेट उठाने का या वेट कैरी करने का काम होता है, तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ या ताकत के हिसाब से देखा जाए तो किसको, मैन को हम लोग प्रेफर करेंगे कंपेयर टू वुमेन। तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, जो मैन और वुमेन की कंपैरिजन है वहाँ पे मैन को ही ज़्यादा प्रेफर देगा, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, मैन को दी जाएगी। तो मतलब एक कारण ये भी बताया गया है। इसके आगे नेक्स्ट लाइन में बताया गया, मैन आर कंसिडर मोर स्किलफुल इन द कंपैरिजन टू वुमेन। तो ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मैन को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कंपेयर टू वुमेन्स जब स्किलफुल की बात आती है वहाँ पे। डिस्पाइट इक्वल फिजिकल वर्क, ठीक है, ये हम लोग फिजिकल वर्क से मतलब जिसमें हम लोग बात कर रहे थे हैवी वेट वगैरह की, तो वो उसमें आ गया। नेक्स्ट, ड्यू टू दीज रीज़न वुमेन आर एम्प्लॉयड इन लो पेड इन वर्क। मतलब ऊपर जितने भी कारण बताए गए वही कारण है मेन कि वुमेन्स को कम प्रायोरिटी दी जाती है या कम सैलरी पे की जाती है कंपैरिजन टू मैन, ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म्स अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आप लोग को बोला जाए या डिफाइन करने के लिए बोला जाए या आपको बोला जाए एक्सप्लेन करना है कि आप बेरोजगारी को क्या करना है कि आप डिफाइन करो, मतलब उसको परिभाषित करो, तो कैसे करोगे, ठीक है। तो सिंपल से अगर हम लोग लेके चलें तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ा था कि जो इंसान पढ़ा लिखा है और काम करना चाहता है और उसके पास क्या नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉय कहलाता है, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे हम लोग हमारा आंसर देखेंगे, अ सिचुएशन इन विच स्किल एंड एबल्ड पीपल डू not get gainful work at decent wage is called unemployment। वही परिभाषा में बताई गई है इसमें इंग्लिश के अंदर जो मैंने अभी हिंदी में बताई थी कि वो सिचुएशन जिसके अंदर स्किल्ड, मतलब जो अच्छे से किसी के बारे में जानता है, किसी काम के बारे में, किसी फील्ड के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में, और वो से उतना वेजेस नहीं मिलता है या बोल सकते हैं उतनी सैलरी नहीं मिलती है जितनी उसको उस काम के अकॉर्डिंग या उसके स्किल के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। इवन ऑल्सो उसे वो नौकरी भी नहीं मिलती है, ठीक है। मतलब कहने का मीन्स कि वो क्या है, हर चीज़ के लिए योग्य है, एबल है, लेकिन उसे वो नौकरी नहीं मिल रही है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट लाइन है, रूरल एंड अर्बन एरिया बोथ हैव द अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है हम चले जाएं गांव की तरफ या विलेज एरिया में चले जाएं तो वहीं पे बेरोजगारी देखने को मिलेगी। ज़्यादातर बेरोजगार मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, आपको गांव में मिलेंगे, लेकिन कंपैरिजन हम करें दोनों में तो गांव और सिटी, मतलब कहने मीन्स अर्बन और रूरल एरिया दोनों जगह क्या मिलेंगे, आपको बेरोजगार देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लाइन में बताया गया, इन द केस ऑफ द रूरल population there is a seasonal unemployment and in urban area there is a educated unemployment। मतलब दोनों में कैटेगरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट जो हमारा वीडियो था हमारे चैप्टर का उसमें हमने डिस्कस किया था कि लाइक अनएम्प्लॉयमेंट किस किस तरीके का होता है। तो पहला तो बताया गया था कि एक तो गांव में अगर चले जाएं तो वहाँ क्या होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब एक तरह से सीजन के अकॉर्डिंग जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर ले सकते हैं। वहीं पर हम लोग अर्बन एरिया में चले जाएँ मतलब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, एजुकेट बेसिस, मतलब कहने के मीन्स कि जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन क्या होगा, उनको रोज़गार नहीं मिलता है, मतलब उनको जॉब नहीं मिलती है, तो कहने का मीन्स वो भी किस में आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए। तो ये हमारा था 9th क्वेश्चन का आंसर। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस बताना है, ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैप्टर में। तो इसके बीच में हमें डिफरेंस बताना है, क्या इसका अंतर है या बोल सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है। तो देखते हैं इसका आंसर, रूरल एरिया हैव केसेस ऑफ बोथ सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर हम लोग किस में ग्रामीण जो एरिया है उसमें अगर देखेंगे तो हमारे को दोनों ही तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी देखने को मिलेगी, चाहे वो सीजनल हो चाहे डिस्गाइज हो। Seasonal unemployment is when a person is unable to find job during a few months of the year। Seasonal मतलब जो हम लोग एग्रीकल्चर स्पेशली जो बात करते हैं उसके लिए बोला गया है। तो यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किससे बोलते हैं, वो पर्सन जो कि पर्टिकुलर किसी टाइम ड्यूरेशन या किसी बोल सकते हैं मंथ में ऑल ओवर मंथ काम ना करके किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर क्या होता है, बेरोजगार होता है, तो वो क्या कहलाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। वहीं पे हम लोग बात करें नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर, दिस मोस्टली हैपन्स फॉर फार्मर्स हु आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर व्हेन नो क्रॉप्स आर ग्रोवन। तो ये स्पेशली किसके लिए हम लोग बोलेंगे, उन लोगों के लिए जो कि फार्मर है, किसान है, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिस टाइम पे खेती बाड़ी नहीं होती है या क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते, तो उस टाइम पे वो क्या कहलाते हैं, अनएम्प्लॉय कहलाते हैं या अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। फिर डिस्गाइज का हम लोग बात करें कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब
लग तो वो ऐसे रहे हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उनका काम करना नहीं करना बराबर है। मतलब कहने का मीन्स क्या हो गया कि उनका अपने एफर्ट्स जो लगा रहे हैं, या वो जिस चीज़ में होल्ड हैं, या फिर बोल सकते जिस चीज़ में वो क्या करें रुके हुए हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम करने से और नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो किस में आएगा, डिस्गाइज में आएगा। ये भी हम लोग देख चुके हैं किसके अंदर, हमारे पर्टिकुलर रूरल एरिया में। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर लैंड इज हायर देन द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली रिक्वायर्ड टू वर्क, दिस इज कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि मान लो एक फील्ड है, एक खेत है, खेत पे क्या 5 जने काम कर रहे हैं, लेकिन उस खेत पे 3 जने काम करेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो मतलब वो जो 2 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनका होना नहीं होना एक तरह से बराबर है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है, या इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो किसके अंदर आता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। और 9th क्लास में मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस तरह का क्वेश्चन या इस तरह के टॉपिक्स जो है आपके 10th क्लास में ऑलरेडी मेंशन है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना कि डिस्गाइज क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर हम लोग बात करें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। If a piece of land required only 3 people to work on it, but rather 5 are working on it, ये हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर जहाँ पे 3 जनों की ज़रूरत है वहाँ पे 5 जने काम कर रहे हैं, इसमें जो 2 एक्स्ट्रा पीपल काम कर रहे हैं वो क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, या उसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब देख 11th क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। मतलब अगर हम लोग बात करें कि ये जो अजीब सी प्रॉब्लम है किस चीज़ की, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंडिया में क्यों देखने को मिलती है। क्योंकि नॉर्मल अगर हम लोग बात करें जो पढ़ा लिखा है तो उसे तो बेरोज़गार होना ही नहीं चाहिए। अगर बेसिक अगर हम लोग लेके चलें या प्रैक्टिकल बात करें तो अगर वो पढ़ा लिखा है तो बेरोज़गार तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये अजीब सी प्रॉब्लम है, या अच्छा पेक्यूलियर का मीन्स होता है अजीब सा, या बोल सकते हैं एक तरह से अनोखी जो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो क्यों देखने को मिलती है इंडिया में, तो इसका आंसर देख लेते हैं। Educated unemployment has become a phenomenon in India. Youth with matricular graduation and post graduation degrees are unable to get job in India. तो मतलब पहली चीज़ तो क्या बोला गया है कि इस तरीके की जो कॉमन घटना जो है, ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें कौन सी घटना कि एजुकेशन होने के बाद में भी वो क्या है, बेरोजगार है। तो इस तरह की जो कॉमन जो घटना है या इंसिडेंट है वो क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज क्या होता है कि लोग बाग के पास डिग्री होती है, पढ़ लिख लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, मतलब चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे मास्टर डिग्री हो, वॉट कुछ भी तरह की डिग्री हो, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है। तो पहला कारण तो ये बताया गया है कि वो डिग्री लेने के बाद में भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये बताया गया है, दिस इज बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया लेबल्स anyone above the age of 18 years eligible to work। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या माना गया है कि एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कि जो 18 साल के अबाव हैं, मतलब कहने का मीन्स जो 18 साल कंप्लीट कर लिए या हो जाते हैं उसके बाद में वो किस लिए वर्क या काम करने के लिए एलिजिबल है, जो कि एक तरह से हम लोग लेके चले गलत है। क्योंकि 18 ईयर से पहले मतलब 17 ईयर तक वो क्या है, किस पे डिपेंड होगा, अपनी फैमिली पर डिपेंड होगा। और अपनी फैमिली पर डिपेंड होगा इस मीन्स वो सारा जो बर्डन है किस पे पड़ेगा, उसकी फैमिली पे पड़ेगा। क्योंकि 18 ईयर इज़ अ इनफ एज टू गेटिंग वर्क और डूइंग वर्क। सो 18 ईयर से पहले जितना भी बर्डन होगा वो फैमिली पे पड़ेगा। तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, गरीबी बढ़ती जाएगी, इसके साथ पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो ये इसके पीछे रीज़न क्या बताया गया, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में उसको बताया गया। ठीक है, तो ये हमारा कारण है इंडिया के अंदर हमारे को कैसी पेक्यूलियर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। This leaves the youth unskilled and ultimately unemployed। तो उसके कारण क्या होगा कि 18 ईयर्स तक वो काम नहीं करता या 18 ईयर से काम करना स्टार्ट करता है, तो उनके सामने क्या होगा, यूथ जितने भी यूथ हो गए वो अनस्किल्ड होंगे, इसके साथ साथ वो सीधे से क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि 18 साल तक क्या वो सिर्फ पढ़ेंगे ही, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं सीखेंगे या कुछ भी ऐसी फील्ड में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे जिनसे उनको फ्यूचर में बोल सकते हैं काम मिल सकता है या नौकरी मिल सकती है। मतलब वो 18 ईयर तक सिर्फ एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग छोटा सा प्रैक्टिकल ये लेके चलें तो क्या होगा कि अगर सोच के चलो कि 18 ईयर तक वो काम करता है या बोल सकते हैं एजुकेशन गेट करता है या एजुकेशन लेता है, तो ये दोनों चीज़ें अगर साथ में हो, चाहे काम करना हो चाहे एजुकेशन हो, या फिर बोल सकते हैं एजुकेशन फील्ड में उसे क्या करना, किसी काम या किसी जॉब के लिए क्या करना, प्रिपेयर करना, तो क्या हमारे को हेल्प मिलेगी कि आफ्टर 18 ईयर या 18 ईयर कंप्लीट होते ही उसे क्या मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी उस फील्ड में जिस फील्ड में वो क्या कर रहा था, पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा था या उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व था। तो इट इज़
इम्पॉर्टेंट दैट एन इंडिविजुअल डज नॉट ओनली हैव अ डिग्री। तो मतलब कहने का मीन्स क्या हो गया कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, कि सपोज मान के चले कि किसी बार डिग्री इस मीन्स उसको उस चीज़ की नॉलेज होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री इज़ नॉट मस्ट, इट इज़ अ मस्ट दैट कि स्किल उसके पास या उस चीज़ में वो माहिर हो, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बट मस्ट ऑल्सो बी स्किल इनफ टू गेट अ जॉब। मतलब क्या है कि एक जॉब को लेने के लिए एक स्किल होना इनफ मतलब होता है, लेकिन किस बेसिस पे होता है कि उस जॉब से रिलेटेड उसको क्या हो, नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई इंजीनियर है, इंजीनियर की डिग्री उसके पास है लेकिन वो उसमें स्किल्ड नहीं, मतलब कहना मीन्स माहिर नहीं है या उस जॉब के एबल नहीं है, तो उसको जॉब मिल भी जाएगी तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद में या तो निकाल दिया जाएगा या फिर वो क्या होगा, वो जॉब में क्या होगा, पास ही नहीं हो पाएगा, कहने मीन्स इंटरव्यू के अंदर। तो ये कुछ कारण बताए गए थे जिसके कारण क्या होता है, हमारे को पैर्टिकुलर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो है इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा सेक्टर है या कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके अंदर मैक्सिमम रोजगार जो है या मैक्सिमम जो है मौके हैं किसके, रोजगार के या एम्प्लॉयमेंट के। अब हम लोग बात करेंगे छोटा सा, अगर लेके चले सीधा सीधा जो हम लोग देखते हैं हमारे सराउंडिंग, तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर। और स्टूडेंट आपके अकॉर्डिंग भी एग्रीकल्चर ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बात करें इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ किस पे डिपेंड करती है, खेती बाड़ी पे, मतलब एग्रीकल्चर पे। तो चलो देख लेते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर। देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इज डिवाइडेड। तो हम लोग बात करेंगे पूरा सेक्टर जो है या ऑल ओवर जो हमारा एक्टिविटीज़ हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, या 3 सेक्टर्स भी बोल सकते हैं इनको। पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड जो है सेकेंडरी सेक्टर है, और थर्ड जो है वो है ट्रेजरी सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर हैं जिनके अकॉर्डिंग ऑल ओवर जो है जितने भी रोजगार हैं या जितने भी जॉब्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 सेक्टर के बिहाफ पे। तो आगे देखते हैं हम लोग कि मोस्टली पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर दियर लाइवलीहुड। मतलब हम पहले मैंने बता दिया था वन वर्ड आंसर, जिसको अगर हम लोग बोलें कि क्या होगा तो इसका वन वर्ड आंसर होगा एग्रीकल्चर। तो मतलब हमारी इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, अपनी लाइफ जो है किस पे व्यापन करती है, जीवन व्यापन किस पे करती है, एग्रीकल्चर पे। यट देयर इज मैसिव स्कोप ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी कारण क्या होता है, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारे को देखने को मिलता है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। क्योंकि क्या होगा, एक फैमिली है, अब फैमिली में क्या होता है कि नॉर्मल सब लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग भी हेल्प कराएं एग्रीकल्चर जो, या फिर खेत में जाके हेल्प करें, हमारे फादर की या मदर की, वॉट किसी की भी हेल्प करें। तो वो हेल्प जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेल्प ही कर रहे हैं रियलिटी में देखा जाए तो। क्योंकि अगर वो सोच रहे हैं कि हम लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं, इस मीन्स हम लोग क्या हैं, रोजगार हैं, या एक तरह से हम एम्प्लॉयमेंट हैं, लेकिन ये क्या होता है, गलत होता है। वो क्या होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट किया जाता है। आगे देखते हैं। Hence, the manufacturing sector and the secondary activity is one where the maximum part of the population can be given employment due to the increase in the number of industries। इसी कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के आते हैं या एग्रीकल्चर या बोल सकते हैं कि रूरल एरिया से जो निकल के आते हैं उनमें वो कहाँ जाके इन्वॉल्व होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, या बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आती है। इसके साथ साथ मैक्सिमम जो पार्ट है किसका, पॉपुलेशन का, वो उसमें रोजगार देने का काम दूसरा किसका है, हम लोग बोल सकते हैं सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री का है। ठीक है, मतलब फर्स्ट है वो है आपके एग्रीकल्चर, सेकंड अगर हम लोग लेके चलें तो कहाँ आता है, मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जिसमें आपके इंडस्ट्रीज आती है, जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व की जाती है। अब देखते हैं, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेट अनएम्प्लॉयड। तो मतलब इसमें क्या बोला गया है, क्या आप कुछ ऐसे सुझाव या ऐसे सजेशन देंगे जिसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो होते हैं, पढ़े लिखे हुए बेरोजगार, ठीक है, उन लोगों के लिए आप कोई सजेशन या कोई एडवाइस दे सकते हैं जिससे क्या हो वो चीज़ कम हो जाए। तो इसके हम लोग बात करेंगे, इसके आंसर से रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर हम लोग लेके चलें, क्या होगा, some measures that can be taken in the education system to mitigate the problem of educate
अनएम्प्लॉयड आर फॉलोज। अब कुछ यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं जिसके कारण क्या हो सकता है, हम उन चीज़ों से उन बेरोजगार जो कि स्पेशली पढ़े लिखे हैं या एजुकेटेड हैं उनसे क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं या उनको रोजगार मिल सकता है। तो कुछ स्टेप्स बताए गए। पहला स्टेप क्या है, मेक सेकेंडरी लेवल एजुकेशन मोर कैरियर ओरिएंटेड। मतलब हमारे को क्या करना चाहिए कि सेकेंडरी लेवल लेना चाहिए, किस लिए, कैरियर बेसिस पे। मतलब कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट को पढ़ने के साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ भी सिखानी चाहिए जो उसके फ्यूचर में काम आए, किसमें, रोजगार के अंदर, जब वो नौकरी करे या नौकरी के थ्रू वो उसको यूज़ कर सके। दिस इज प्रैक्टिस विल नॉट जस्ट हेल्प individuals get education but also enhance their skill and get better एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब ये उसको क्या हेल्प करेगी, एजुकेशन के साथ साथ उसे उसकी स्किल या उसको सीखने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, जो कि आगे जाके उसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट या अच्छी जो बोल सकते हैं रोजगार जो है मिलने के अब बोलते हैं चांसेस रहेंगे। सेकेंड जो स्टेप है वो क्या है, एन इंडिविजुअल शुड बी एबल टू चूज द सब्जेक्ट्स दैट सूट हिज और हर एबिलिटी। इसके साथ साथ उन्हें वो सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोल सकते हैं प्रेफर या बोल सकते हैं मौका देना चाहिए जिसके कारण उनको, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि वो उसकी एबिलिटी या उसके जो योग्यता है उसमें हेल्प कर सके। मतलब कहने का मीन्स हर किसी को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका सब्जेक्ट या स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उन्हें विषय क्या करना चाहिए, चयनित करना चाहिए, मतलब उसे चूज करना चाहिए। थर्ड है, न्यू सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स ऑफ स्टडी शुड बी इंट्रोड्यूस एट द स्कूल लेवल विच कैन बी ऑप्टेड अ कैरियर इन द फ्यूचर। मतलब जो नए सब्जेक्ट्स हैं या फिर नए फील्ड्स हैं जो कि स्टडी से रिलेटेड हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए कहाँ पे, स्कूल लेवल पे। फॉर एग्जांपल के लिए फील्ड से रिलेटेड हो गया, मतलब जो एग्रीकल्चर हो गया उससे रिलेटेड हो गया, तो वो सब सारी चीज़ें कहाँ, स्कूलों में सब कुछ सिखानी चाहिए ताकि क्या हो, उनका फ्यूचर या कैरियर के अंदर वो क्या हो, हेल्प मिल सके उनको। नेक्स्ट लाइन है, दिस विल open an opportunity for student to plan their future option at the school level itself। इसी कारण क्या हो पाएगा कि अगर ऐसा कुछ हम लोग करते हैं तो उससे क्या होगा, स्कूल लाइफ में ही वो अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा कि फ्यूचर में उसे क्या करना है या फ्यूचर में उसे क्या बनना है। इवन ऑल्सो वो अपनी स्किल को भी क्या डेवलप कर पाएगा। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन सम विलेज which initially had no job opportunity but later came up with a many। मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कोई ऐसे गांव जहाँ पे कोई भी काम नहीं था या कोई भी रोज़गार का मौका नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें काफ़ी मौके या काफ़ी रोज़गार जो है मिलना स्टार्ट हो गए। अब इसका आंसर जो है ना, आपको अपने एक्सपीरियंस या पर्टिकुलर आपकी सराउंडिंग जो है ना, जो भी आपने कहीं पे देखा हो उसके अकॉर्डिंग देना है। और ये बोल सकते हैं आपके सेल्फ ओपिनियन होने चाहिए, ठीक है। कि सेल्फ ओपिनियन से मतलब कि आपने आसपास कहीं देखा हो तो अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखना है सेल्फ ओपिनियन के अकॉर्डिंग। 15th क्वेश्चन देखते हैं, विच कैपिटल वुड यू कंसिडर द बेस्ट। मतलब कौन सी कैपिटल है जिसको आप बेस्ट कंसिडर करेंगे या आप मानते हैं कि बहुत अच्छी है, और एज यूजुअल उसको यूजेबल भी हम मान सकते हैं कि वो यूजेबल है। तो पहली चीज़ तो बताया था लैंड, सेकंड था लेबर, थर्ड था फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल। आपके अकॉर्डिंग जो है कौन सी बेस्ट कैपिटल है इन चारों में से, उसको आपका रीज़न बताना है कि वाई, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर देख लो, चाहे लैंड हो चाहे फिजिकल कैपिटल हो, मतलब एनीथिंग एल्स, चाहे कुछ भी हो, वो यूज़फुल नहीं होगी। सपोज मान के चलो कि एक अर्थ जिसके ऊपर ह्यूमन बींग रहते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स नहीं रहते तो उस पर जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे हम लोग बात करें लेबर हो, चाहे फिजिकल कैपिटल हो, वो यूजेबल नहीं रहती। मतलब कहने में उन्हें कोई भी यूज़ नहीं करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बेस्ट आंसर जिसको बोल सकते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो एक बार आंसर देख लेते हैं हमारा कंप्लीट। ह्यूमन कैपिटल कैन बी कंसिडर्ड टू बी बेस्ट आउट ऑफ द लैंड, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो इन सब में बेस्ट आंसर क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। दिस इज बिकॉज द अदर resources cannot be used all by themselves and only human can use other resources can get productive outcomes of it। तो ये मैं बता चुका हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो खुद काम में नहीं आ सकते। खुद मतलब कि ऐसा नहीं कि लैंड पड़ा है तो अपने आप ही वो कहाँ पे खेत या बोल सकते हैं वहाँ पे फसल लग जाएगी या कोई मकान बन जाएगा, या फिर हम बोलें लेबर मतलब मजदूर हो गए। तो मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि जितने भी तीनों जो है 4 ऑप्शन थे उसमें से 3 जो हैं वो एक तरह से तब तक यूज़ नहीं आ सकते जब तक ह्यूमन बींग नहीं चाहेगा या ह्यूमन बींग नहीं यूज़ करता है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, इसके क्वेश्चन आंसर इवन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, मुझे लगता नहीं सब्सक्राइब करने में कोई रुपए लगते होंगे या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।